चाहूँगा, जैसे ये मैं एक्सरे के बारे में बताना चाहूँगा। एक्सरे के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक्सरे, क्योंकि एक्सरे से रेडिएशन निकलते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, रेडिएशन निकलते हैं जो बच्चों के लिए, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। हमारे पास लो एकदम पोर्टेबल एक्सरे है, इसमें रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब ऑलमोस्ट 55% to 60% लेस रेडिएशन है इसमें। और हम टेक्नोलॉजी आरबीजी रेडियो विजियोग्राफी यूज करते हैं, है ना, जिसके द्वारा जो रेडिएशन है वो और भी कम हो जाता है। अच्छा, ये और जो किसी तरह की जांच होती है उससे इसमें अंतर क्या है, थोड़ा ये बताओ। ये रेडिएशन कम है। जब हम एक्सरे लेते हैं, नुकसान कम, हाँ नुकसान कम मतलब काफी कम। ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी सूटेबल है, बच्चों के लिए भी सूटेबल है, बुजुर्गों के लिए भी सूटेबल है। आपने देखा होगा अक्सर अस्पतालों में जहाँ एक्सरे लिखा होता है वहाँ पे कॉशन लिखा होता है कि कृपया गर्भवती महिलाएं यहाँ पे ना आए। तो हम ये एक्सरे गर्भवती समझ आऊंगा, हम ये एक्सरे गर्भवती महिलाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस तरह की टेक्निक मैंने बरेली में नहीं देखी जी। ये कहाँ से आपने मतलब कल्पना की, ये भी बड़ी बात है। ये एक्चुअली मैंने बताया कि पूना से मैंने अपना मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट की थी, वहाँ पर 3-4 साल प्रैक्टिस की। अब चूँकि पूना मुंबई ऑलरेडी अच्छी जगह है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो वहीं से धीरे धीरे सीखते चले गए और पता लगता चला गया कि क्या अच्छा करना है। क्योंकि ये पता था कि बरेली में कुछ चीज़ों की कमी है, खासकर मेडिकल सर्विसेज में। चूँकि मैं डेंटिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं दांतों के बारे में, डेंटिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, तो ये चीज़ें धीरे धीरे पता चलती चलेगी और कुछ खुद की रिसर्च, खोज, ये सारी चीज़ें वहाँ से पता लगती हैं। जी जी। अब हम थोड़ा सा मोटा मोटी जो लोगों को प्रॉब्लम होती है उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, जी, जिसको हम बोलते हैं बिना सुई का इंजेक्शन। बड़ा एक सुनने में विचित्र लगेगा आपको कि इंजेक्शन और बिना सुई का, ये बगैर सुई का इंजेक्शन है ना। ये प्रेशर पे काम करता है। अच्छा, मतलब किस तरह से? ये हम इसमें मेडिसिन अपलोड करते हैं, यहाँ पे मेडिसिन डालते हैं, है ना। इसको ऐसे बंद किया, क्योंकि ये खाली है, मैं इसको अभी लोड नहीं कर सकता। इसको इस तरीके से लोड करके जहाँ पे भी इंजेक्शन देना है वहाँ पे इसको दे दिया जाता है। ये प्रेशर पे काम करता है। ये प्रेशर से जहाँ पे भी एनेस्थीसिया देना है, लोकल एनेस्थीसिया देना है, जहाँ पे भी सुन करना है, तो ये वहाँ पे सुन कर देता है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी निडल नहीं है। दिस इज कॉल्ड निडल लेस एनेस्थीसिया। अच्छा अच्छा। अब ये बेनिफिट थोड़ा सा बताएं। सुई, अब मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिसमें सुई नहीं है। सुई का डर सबको होता है, बच्चों को होता है, बड़ों को होता है। सुई का फोबिया होता है। बिल्कुल पेनलेस इंजेक्शन होता है, इसमें कोई भी दर्द और कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। अच्छा अच्छा। इसका नाम ही ऐसा है, निडल लेस एनेस्थीसिया। अच्छा, इसीलिए इसको बोला जाता है बिना सुई का इंजेक्शन। अच्छा, ये इम्पोर्टेड है, बाहर की कंपनी है, उसका है ये। अच्छा, मतलब आपके यहाँ जो डेंटल क्लिनिक है उसमें तमाम चीज़ें जो है ज़्यादातर बाहर की आएंगी, जी, आप लगातार काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें पेशेंट केयर से रिलेटेड है और हाइजीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट केयर और हाइजीन, अगर आप पेशेंट को केयर करते हैं तो आप हाइजीन का भी ध्यान रखें। हाइजीन पेशेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी में अहम बात मैंने ये देखी, हम इधर चल के थोड़ा बात करेंगे कि आपने बड़ा प्रैक्टिकल हर चीज़ को महसूस किया है, ज़मीन पर जाकर जी, जो कमी महसूस की और उसको फिर बेहतर करने की लगातार काम किया है। तो ये एक सोच जो है कहाँ से है? ये सोच आप धीरे धीरे काम करते, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, आप सीखते रहते हैं। अच्छा, मैं ये अब जानना चाहता हूँ, तो आम लोगों की परेशानी लगातार देखिए, मैं दांतों की बड़ी परेशानी लगातार आ रही है, मैं पायरिया से शुरू करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा वजह बताइए कि क्या वजह है, किस तरह की आधुनिक तकनीक आगे जिससे आप उसको बेहतर कर सकें। देखिए, एक चीज़ सबसे पहले समझनी होगी आपको कि मुंह, मसूड़ों, दांतों की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सबका सिर्फ एक ही कारण है, वो है पुअर ओरल हाइजीन, जिसको हम बोलते हैं मुंह की गंदगी। मुंह की गंदगी को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक, लगातार हमारे मुंह में खाना बना रहता है। दूसरा, जो लोग पान, बीड़ी, गुटखा, 40 प्रकार का सेवन करते हैं, दांत में कीड़ा लगना हो, पस बनना हो, एब्सेस बनना हो, सिस्ट बनना हो, ट्यूमर बनना हो, यहाँ तक कि मुंह का कैंसर भी मुंह की गंदगी की वजह से हो सकता है। अब इसमें पायरिया भी आ गया, एब्सेस भी आ गई, सारी बीमारियाँ। सब बीमारियों का एक ट्रीटमेंट होता है। ये निर्भर करता है कि बीमारी किस स्टेज पे है, बीमारी की पेशेंट की क्या कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। पेशेंट मेडिकली कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, पेशेंट को डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, बहुत तमाम चीज़ें होती है। उस प्रकार से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। उसके लिए एडवांस चीज़ें हैं,
लेकिन एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेगा तो ये दिक्कतें उसको बार बार होती रहेंगी। डेंटल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी पोलियो ड्रॉप की तरह नहीं है कि हमने पोलियो ड्रॉप पिला दिया तो हमें पोलियो नहीं होगा। नहीं, अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो ओरल प्रॉब्लम्स आपको कंटिन्यूसली होती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है। आपने आधुनिक तकनीक से भी बताया किस तरह से। अच्छा, एक वो मैं थोड़ा ये जाना, मसूड़ों में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, दांत हमारे बदले जाते हैं, हर बुजुर्गों में बड़ी समस्या। जी, किस तरह की नई तकनीक आई है, क्योंकि आप नई तकनीक पे काम कर रहे हैं। देखिए तमाम तरीके के आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट है डेंटिस्ट्री के जो हमारी और आपकी सोच से भी परे है ना। हम जो बुजुर्ग हैं उनके लिए उनके भी दांत लग सकते हैं, कृत्रिम दांत उनके लगाए जा सकते हैं, निकालने लगाने वाले दांत भी लगाए जा सकते हैं, फिक्स भी दांत लगाए सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलूँगा कि जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को आँख में दिक्कत होती है वो आँख के डॉक्टर के पास जाता है, किसी व्यक्ति को हड्डी में दिक्कत है तो वो हड्डी के डॉक्टर के पास जाता है, किसी व्यक्ति को गले में दिक्कत है तो वो गले के डॉक्टर के पास जाता है, किसी व्यक्ति को मस्तिष्क में दिक्कत है तो वो ब्रेन के डॉक्टर के पास जाता है। ऐसा ही दांतों में भी है। आरसीटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग होते हैं जिन्हें हम एंडोडोंटिस्ट कहते हैं, मसूड़ों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग होते हैं जिन्हें हम पेरियोडोंटिस्ट कहते हैं, बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग होते हैं जिनको हम पीडोडोंटिस्ट कहते हैं, ओरल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अलग होते हैं, ओरल मेडिसिन डॉक्टर अलग होते हैं, ओरल सर्जन डॉक्टर अलग होते हैं। तो नकली दांत बनाने के जो स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कृत्रिम दांत बनाने के विशेषज्ञ और प्रोस्टोडोंटिस्ट बोलते हैं, ये डॉक्टर अलग होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, ये एक डेंटिस्ट की, ये एक प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट को इस बारे में जानकारी देना कि आप अपना ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट से करें, क्योंकि सारे प्रकार के स्पेशलिस्ट हैं। मैं बता चुका हूँ आरसीटी स्पेशलिस्ट अलग है, मसूड़ों के अलग है, बच्चों के दांतों के अलग है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपने बात कही कि दांत लगने की बात, तो ये निर्भर करता है किसी भी बुजुर्ग के दांतों की, वो किस प्रकार के दांत लगाना चाहता है, वो निकालने लगाने वाले चाहता है, फिक्स दांत चाहता है। लेकिन अगेन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई, सबसे महत्वपूर्ण बात हुई किसी भी व्यक्ति का ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही डेंटिस्ट सारे काम करे, जो उसकी स्पेशलिटी है वो बिल्कुल करे, लेकिन तमाम तरीके की स्पेशलिटियां हैं, डॉक्टर्स ने उस पर पढ़ाई की है, मेहनत की है, रिसर्च की है, तो उसका कुछ तो तात्पर्य होगा। तो बेहतर है जो भी ट्रीटमेंट हो वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को उस चीज़ में अवेयर होना चाहिए, और ये हम डॉक्टरों की, डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेशेंट को उस चीज़ के लिए अवेयर करें कि अपना ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कराएं। अब मेरे पास एक दो आखिरी के सवाल रह गए हैं। रात में दांत मांजने का किस हद तक फायदा है? मैं चाहता हूँ उस पर जरूर, मामूली सवाल है लेकिन बहुत जरूरी नहीं, ये मामूली सवाल नहीं चाहता हूँ थोड़ा सा। ये सर ये बिल्कुल भी मामूली सवाल नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। रात में बिल्कुल ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल 110% ब्रश करना चाहिए, लेकिन रात में खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट का गैप लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने या आपने 8 बजे खाना खाया है तो आपको ब्रश कम से कम 8:45 करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए। जितनी मसूर की दाल होती है उससे भी कम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। टूथपेस्ट इज जस्ट ए क्लेंजर, वो किसी भी प्रकार से दांतों को ठीक नहीं कर सकता है। कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट है वो आपको डॉक्टर बताएगा, लेकिन उनके भी इस्तेमाल करने की एक ड्यूरेशन होती है। हम टीवी में ऐड देख के टूथपेस्ट खरीद लेते हैं, सेंसोडाइन और तमाम तरीके के हैं, वो टूथपेस्ट टीवी में देख के खरीद लेते हैं। वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, उनका लंबा इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका दांतों पे, मसूड़ों पे, मुंह पे गलत असर पड़ता है। तो रात में ब्रश करें, लेकिन खाना खाने के 45 मिनट ब्रश करें और बहुत ही कम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, बहुत ही थोड़े टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। और दूसरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये मैं आपसे पूछूंगा एक बार, आप अपने टूथब्रश को कहाँ पे रखते हैं? जैसे नॉर्मली ये सब जगह कहाँ, आप मुझे बताइए। आमतौर पर जहाँ नल होता है उसके आसपास, मतलब वॉश बेसिन के आसपास। देखिए ये एक बहुत विचित्र बात है कि हम वॉश बेसिन अपने टूथब्रश को कहाँ रखते हैं? बाथरूम में रखते हैं, नहाने की जगह रखते हैं, वॉश बेसिन के आसपास रखते हैं, इस प्रकार की जगह पे हम अपने टूथब्रश को रखते हैं। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न ये है कि क्या आप इन जगह रखे हुए बर्तनों से खाना खा सकते हैं? खा सकते हैं? आप नहीं खा सकते, लेकिन रोज सुबह हम उस टूथब्रश को मुंह में देकर साफ करते हैं। अपने टूथब्रश का उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपनी बाकी सेहत का रखते हैं। बाथरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, वॉश बेसिन हो गई, या नहाने की जगह हो गई, कोई भी जगह हो गई, ये अनहाइजीनिक और अनस्टेलाइज जगह है।
यहाँ पे कीटाणु होते हैं, अपने टूथब्रश को वहाँ पे बिल्कुल भी मत रखिए। टूथब्रश का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, उसको एक साफ जगह रखिए, टूथब्रश कीजिए, उसको सुखाइए और एक ऐसी जगह रखिए जहाँ पे उसको हवा मिले, साफ जगह। बिल्कुल भी बाथरूम में, वॉश बेसिन के आसपास ऐसी जगहों पे टूथब्रश को नहीं रखना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने टूथब्रश को हर 25 से 30 दिन में बदलते रहिए। एक सेम टूथब्रश का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक ना करें, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक टूथब्रश बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस अपने अंदर रखता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अपने ब्रश को परिवार के बाकी सदस्यों के ब्रश के साथ बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, कभी भी आपको बुखार आता है, गले का इन्फेक्शन होता है या कोई अन्य शरीर का इन्फेक्शन होता है, उसके बाद अपने टूथब्रश को बदल दीजिए। सेम टूथब्रश का इस्तेमाल मत कीजिए। और बाजार में तमाम तरीके के ब्रश आते हैं, लेकिन यूज मैक्सिमम सॉफ्ट टूथब्रश, जो सबसे मुलायम टूथब्रश है उसका इस्तेमाल करें। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको करिए डेली लाइफ में, आपको खुद महसूस होगा कि आपका मुंह का स्वास्थ्य, आपका ओरल हेल्थ, आपके दांत बेटर होगा। और कभी भी किसी भी डेंटल प्रॉब्लम को लंबे समय तक मत टालिए, वो दोनों तरह से नुकसानदायक होता है। एक तो पेशेंट को तकलीफ भी ज़्यादा होती है, और फिर जब इलाज होता है तो इलाज के लिए पैसे भी ज़्यादा होते हैं। जब भी कोई डेंटल प्रॉब्लम हो, उसको जितना जल्दी हो सके क्योर करें, अपने डेंटिस्ट से मिलें। तमाम बातों पर विषय हुई, आपने ज़बरदस्त तरह से रिसर्च की है। यही वजह है कि ज़मीन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जानते हैं, और बहुत अच्छा आपने पैगाम और संदेश भी दिया। मैं एक ज़ाती सवाल, एक व्यक्तिगत सवाल भी करना चाहता हूँ आपसे कि इतनी बिजी लाइफ होती है आप लोगों की, लगातार आप काम करते रहते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कभी वक्त निकाल पाते हैं? अगर निकाल पाते हैं, क्योंकि आपको एक सियासी घराने से भी ताल्लुक़ है आपका। रवि रस्तोगी जी को पूरा बरेली और तमाम नवाबगंज के तमाम लोग जानते हैं, इज्जत से जानते हैं, इज्जत से नाम लेते हैं, अदब से नाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे आप भी हैं, तो कुछ शौक़ रखते हैं सियासत? सियासत का शौक क्या, बस बचपन से पिताजी को देखा है, वो एक कार्यकर्ता की तरह हमेशा से काम करते रहे हैं और बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है। और बाकी जितना उनके बारे में बोला जाए वो कम है। और आप लोग और बरेली और नवाबगंज के तमाम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से जुड़े आदमी हैं और उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई हैं, और शायद इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा। अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैं जानना और चाहता हूँ, मैंने सवाल भी किया। घर परिवार में रहते हैं, बच्चे हैं दो, धर्म पत्नी है, माताजी पिताजी भाई सब लोग साथ रहते हैं, तो परिवार में ही समय बीतता है। खैर, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ और भी कहना चाहते हैं तो कैसे? नहीं, बस यही कहना चाहूँगा कि ओरल हेल्थ का बहुत अच्छे से सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ओरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जो गम प्रॉब्लम्स होती हैं, वो शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुँचाती है, हार्ट को, दिल को, लिवर को, किडनी को, इन अंगों को भी नुकसान पहुँचाती है ना। आप कितना भी शुद्ध और अच्छा खाना खाइए, कितना भी हेल्दी खाना खाइए, लेकिन आप मुँह से ही खाइए। अगर मुँह ही असुस्त है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, दांतों में इन्फेक्शन है, मुँह में कोई इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन खाने के द्वारा आपके पेट में जाएगा, बाकी शरीर के अन्य अंगों को परेशान करेगा। तो ओरल हेल्थ को निग्लेक्ट ना करें, और ये बहुत ही ज़रूरी है ओरल हेल्थ को मेंटेन करना, और अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और ये कोविड पीरियड है, इसलिए और ज़्यादा सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और यही कहना चाहूँगा, ओरल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी शुभकामनाएं, इसी तरह नाम बढ़े। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे डॉक्टर सौरभ रस्तोगी जी, जो लगातार बरेली में काम कर रहे हैं। तकरीबन 10 साल के आसपास उनका एक समय गुजरा है। आधुनिक तकनीक को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, वह आप डॉक्टर सौरभ साहब से सीख सकते हैं। दातून डेंटल क्लिनिक के नाम से वो हार्टमैन के पास उनकी क्लिनिक है, वहाँ पर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए भी जो उन्होंने पैगाम और संदेश दिया, वो भी यकीनन बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है, ज़मीन से जुड़े रहे, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से और बेहद खूबसूरत अंदाज में बताया। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, वो इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल।